हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जुडिशियल प्रोसेस में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भारतीय संविधान। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भारतीय संविधान। प्रस्तावना व भूमिका को पहले देखेंगे। देखिए, भारत का संविधान लोकतंत्र की नींव पर आधारित है और इस लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक और न्याय का अंतिम प्रहरी माना गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के बिना न तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा संभव है और न ही संविधान के शासन का पालन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मूल उद्देश्य क्या है? जनता और सरकार के बीच न्याय करना, विधायिका और कार्यपालिका के निर्णयों की संवैधानिक की समीक्षा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि यदि न्यायपालिका पर सरकार या बाहरी ताकतों का प्रभाव रहेगा तो निष्पक्ष न्याय असंभव हो जाएगी। इसीलिए संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिससे न्यायपालिका न केवल स्वतंत्र रह सके बल्कि प्रभावशाली और जिम्मेदार भी बने रहें। ठीक। संविधान सभा में न्यायपालिका पर चर्चा। जब संविधान सभा में भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गहन बहस हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि न्यायपालिका ही वह स्तंभ है जो संविधान के आदर्शों को जमीन पर उतार सकती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। ठीक। संविधान के अनुच्छेदों, न्यायिक व्याख्याओं और ऐतिहासिक घटनाओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को एक न केवल बनाए रखा बल्कि उसे समय समय पर नए आयाम भी दिए हैं। ठीक है। भारत में न्यायपालिका की स्थिति। 3 स्तर की न्यायिक व्यवस्था: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट व सबॉर्डिनेट कोर्ट। प्रत्येक स्तर पर न्यायपालिका को स्वतंत्र कार्यक्षमता प्राप्त है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, ट्रांसफर, सेवा शर्तें इत्यादि को विशेष सुरक्षा प्राप्त है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न्यायपालिका की भूमिका। आज की तारीख में न्यायपालिका केवल कानून की व्याख्या नहीं करती बल्कि सामाजिक न्याय, पर्यावरण सुरक्षा, चुनावी पारदर्शिता, मानव अधिकारों और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों में भी निर्णायक भूमिका निभा रही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व क्या है? लोकतंत्र की रक्षा। स्वतंत्र न्यायपालिका ही लोकतंत्र की गारंटी देती है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। नागरिकों के अधिकार तभी संरक्षित रह सकते हैं जब न्यायपालिका क्या हो? स्वतंत्र हो। सत्ता संतुलन। कार्यपालिका और विधायिका के शक्तियों पर नियंत्रण और संतुलन। सामाजिक न्याय की स्थापना। कमजोर, दलित, महिला और वंचित वर्गों को न्याय दिलाना। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ, स्वरूप और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि देश की अदालतें और न्यायाधीश किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव, दबाव या हस्तक्षेप से मुक्त रहकर केवल संविधान और कानून के अनुसार निष्पक्ष निर्णय लें। इसमें न्यायिक अधिकारियों को कार्यपालिका या विधायिका के हस्तक्षेप के बिना कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। मुख्य विशेषताएं जो हैं: निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, केवल संविधान और कानून के प्रति उत्तरदायित्व, कार्यपालिका से सुरक्षा, निष्पक्ष और निर्भीक वातावरण में न्याय करना। न्यायिक स्वतंत्रता के 2 प्रमुख आयाम हैं। पहला जो है इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस यानी संस्थागत स्वतंत्रता। यह वह स्थिति है जब न्यायपालिका एक संस्था के रूप में स्वतंत्र होती है। न्यायालयों की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था, बजट, बुनियादी ढांचा आदि पर कार्यपालिका या विधायिका का नियंत्रण नहीं होता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस, यह उस स्वतंत्रता से संबंधित है जो व्यक्तिगत न्यायाधीशों को मिलती है। फैसले सुनाते समय किसी दबाव, डर या पक्षपात से मुक्त होकर केवल कानून और न्याय के आधार पर निर्णय लेना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा औपनिवेशिक काल से ही उत्पन्न होने लगी थी। ब्रिटिश काल में स्थिति जो थी, ब्रिटिश काल में न्यायपालिका सीधे ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में थी। न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, उन्हें पद से हटाने और वेतन आदि पर पूरी तरह कार्यपालिका का नियंत्रण था। एल्बर्ट बिल विवाद 1883 का एक उदाहरण है जिससे न्यायिक प्रणाली में नस्ली भेदभाव सामने आया। दूसरा जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मांग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और संविधान सभा के नेताओं ने यह स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता भारत की न्यायपालिका कार्यपालिका से पूरी तरह से अलग और स्वतंत्र होगी। संविधान सभा में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जो बहस हुई थी, संविधान निर्माण के दौरान न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक प्रमुख विषय था। कई सदस्य इस बात से चिंतित थे कि कहीं कार्यपालिका को असीमित शक्ति न मिल जाए। प्रमुख व्यक्तित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यदि उन्होंने कहा था कि यदि देश की कोई संस्था है जिस पर हमें गर्व हो सकता है तो वह है न्यायपालिका। केटी साहब ने कहा था, न्यायिक स्वतंत्रता भारत में लोकतंत्र के भविष्य की गारंटी है।
अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देखिए अमेरिका में न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है। जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति, सीनेट और जुडिशरी कमेटी की भूमिका होती है। सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत स्पष्ट रूप से लागू होता है। इंग्लैंड में बात करें तो देखिए रूल ऑफ लॉ की अवधारणा के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया। एंटिक कैरिंगटन 1765 जैसे केसों ने न्यायिक स्वतंत्रता की नींव रखी। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका तो देखिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 10 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक स्वतंत्रता के उद्देश्य क्या हैं? मौलिक अधिकारों की रक्षा, विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण की समीक्षा हो जाएगी। लोकतांत्रिक बाधाओं की निगरानी, जनहित याचिकाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना। ठीक है। स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही का संतुलन यानी इंडिपेंडेंस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी बैलेंस। देखिए स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि न्यायपालिका निरंकुश हो जाए। इसलिए न्यायाधीशों के लिए रीसेटलमेंट ऑफ जुडिशियल वैल्यू जैसे आचार संहिता बनाएगी और इम्पीचमेंट की प्रक्रिया न्यायाधीशों को जवाबदेह बनाती है। खंड 3 जो हम बात करते हैं अब, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान, कॉलेजियम प्रणाली और केस लॉ। देखिए भारतीय संविधान के प्रमुख प्रावधान जो हैं आर्टिकल 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करना। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में यह निर्देश है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। न्यायिक स्वतंत्रता की नींव है जो कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्ति आवश्यक है। ठीक है। आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और न्यायाधीशों की नियुक्ति। इससे सुप्रीम कोर्ट के गठन, न्यायाधीशों की योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल और बर्खास्तगी का प्रावधान है। ठीक। राष्ट्रपति और सीजीआई और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन अब यह कॉलेजियम प्रणाली से होती है। आर्टिकल 125 वेतन और अन्य लाभ। न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन यह उनकी सेवा के दौरान कम नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 126 टू 128 कार्यवाहक सीजीआई कार्यभार सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि न्यायालयों का काम बाधित न हो। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट एक न्यायालय होगा सम्मान का। ठीक है। सम्मान का क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक न्यायालय होगा सम्मान का, कोड ऑफ रिकॉर्ड। इससे अवमानना के अधिकार प्राप्त हैं जिससे वह अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। आर्टिकल 136 विशेष अनुमति याचिका है, एसएलपी जिसे कहते हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को विशेषज्ञ अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी मामले की सुनवाई कर सकता है। आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 रिट का अधिकार न्यायपालिका को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए शक्तिशाली हथियार प्रदान करता है। ठीक। कोलिजियम प्रणाली न्यायिक नियुक्तियों की रीढ़। कोलिजियम क्या है? देखिए कोलिजियम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर की सिफारिश करते हैं। ठीक है। जो कोलिजियम की संरचना है, सीजीआई प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के लिए और सीजीआई प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के लिए। ठीक है। विकास क्रम 3 ऐतिहासिक फैसले हैं, 3 जजेस केसेस हैं। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का है। इस फैसले में पहला फैसला है कि कार्यपालिका का अंतिम अधिकार रहेगा, ये कहा गया था इसमें। और एसएससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993 का है। कोलिजियम प्रणाली की नींव रखी गई, सीजीआई की राय ही मान्य होगी, ये मान्य मानी गई इस केस में। ठीक है। रेफरेंस केस है 1998 का। इस केस में कोलिजियम में बहुसंख्यक वरिष्ठ न्यायाधीशों की राय भी अनिवार्य मानी गई। प्रमुख न्यायिक निर्णय केस जो न्यायिक स्वतंत्रता को परिभाषित करते हैं, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 का है। इस मामले में संविधान की मूल संरचना को संसद नहीं बदल सकती। न्यायिक स्वतंत्रता को इस संरचना का अनिवार्य अंग माना गया। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट केस 1993 का। कोलिजियम प्रणाली की स्थापना हुई और कार्यपालिका की नियुक्तियों पर निर्भरता कम हुई। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस है। इस मामले में न्यायिक पुनरावलोकन को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनिवार्य माना गया। इनामदार केस 2005 का है। निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित निर्णय न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका का उदाहरण। एनजेएसी केस 2015 का है। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय न्यायिक सुरक्षा यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को असंवैधानिक ठहराया गया और क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करता था। न्यायाधीशों की इम्पीचमेंट संविधान के आर्टिकल 124(4)
सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन और लंबी है, जिससे स्वतंत्रता सुनिश्चित हो, और इसका आधार दुर्व्यवहार और अक्षमता। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत आवश्यक है। केस है इसमें जस्टिस वी रामास्वामी केस 1993 का पहला प्रयास, लेकिन सफल नहीं हुआ क्योंकि राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई। न्यायपालिका की आर्थिक स्वतंत्रता 1993 के ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस में कहा गया कि न्यायपालिका के वेतन और सुविधाएं स्वतंत्र रूप से तय की जानी चाहिए। न्यायालयों के लिए न्यायिक बजट कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए। अब बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जवाबदेही, पारदर्शिता, चुनौतियां और सुधार की आवश्यकता। न्यायपालिका जवाबदेही, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। स्वतंत्रता के साथ साथ जवाबदेही भी उतनी ही आवश्यक है। यदि न्यायपालिका पूर्ण स्वतंत्र हो लेकिन उस पर कोई निगरानी ना हो तो यह स्थिति लोकतंत्र के लिए घातक हो सकती है। जवाबदेही का मतलब है, अकाउंटेबिलिटी का अर्थ न्यायाधीशों को अपने आचरण, निर्णयों और देरी के लिए उत्तरदायी बनाना, और निर्णयों में पारदर्शिता और स्पष्टीकरण। न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता, रिस्टेटमेंट ऑफ जुडिशियल वैल्यूज 1990। न्यायाधीशों के नैतिक आचरण के लिए दिशा निर्देश। इसमें कहा गया कि न्यायाधीशों को सार्वजनिक रूप से अपनी राजनीतिक या व्यावसायिक राय नहीं रखनी चाहिए। न्यायिक जवाबदेही विधेयक, जुडिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 प्रस्तावित हुआ लेकिन कानून नहीं बन पाया। उद्देश्य, न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा, आचरण की निगरानी, शिकायत तंत्र। न्यायपालिका में पारदर्शिता की स्थिति यानी ट्रांसपेरेंसी की जो स्थिति है, देखिए कोलिजन प्रणाली की पारदर्शिता की कमी। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है इसकी जानकारी जानना जनता को नहीं होती। न्यायपालिका के भीतर की मांग उठी है कि नियुक्तियों की प्रक्रिया अधिक खुली और लोकतांत्रिक हो। सुप्रीम कोर्ट और आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सीबीआई वर्सेस सुप्रीम कोर्ट केस 2019 का है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीजीआई का कार्यकाल भी आरटीआई के अंतर्गत आता है। इसका मतलब जनता सीजीआई से संबंधित सूचना मांग सकती है। न्यायपालिका के समक्ष प्रमुख चुनौतियां जो है, देखिए लंबित मामलों की समस्या, केस पेंडेंसी। भारत में लगभग 5 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं। कारण क्या है? न्यायाधीशों की कमी, बुनियादी ढांचे की कमी, फालतू के मुकदमे और प्रक्रिया की जटिलता। न्याय में देरी, जस्टिस डिलेड। जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में विलंब से आम जनता का विश्वास कम होता है। भ्रष्टाचार के आरोप, कुछ मामलों में न्यायाधीशों पर पक्षपात, रिश्वत या बाहरी प्रभाव के आरोप लगे हैं। जस्टिस करण केस 2017, एक उच्च न्यायालय के जज की अवमानना का दोषी ठहराया गया। पहली बार ऐसा हुआ। कार्यपालिका का दबाव, कुछ मामलों में सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति, स्थानांतरण में हस्तक्षेप की खबरें आती हैं। न्यायिक स्वतंत्रता के लिए यह खतरा है। न्यायिक सुधार की आवश्यकता और सुझाव, नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता। कोलिजन प्रणाली को राष्ट्रीय न्यायिक आयोग जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय से बदला जा सकता है, सावधानीपूर्वक ढंग से। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना, ठीक। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार प्रति 10 लाख की आबादी पर 50 जज होने चाहिए। भारत में यह संख्या बहुत कम है। न्यायालयों का आधुनिकीकरण, ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट्स को और विस्तारित करना चाहिए। वर्चुअल सुनवाई, वर्चुअल हियरिंग, डिजिटल फाइलिंग को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। न्यायिक प्रशिक्षण और मूल्यांकन, ठीक है, जो जुडिशियल ट्रेनिंग एंड एवेल्यूशन जिसे कहेंगे। न्यायाधीशों के लिए निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली जिससे निष्क्रिय या पक्षपाती न्यायाधीश चिन्हित किए जा सके, ठीक। अधीनस्थ न्यायपालिका को सशक्त बनाना। भारत में अधिकांश मुकदमे निचली अदालत में होते हैं। वहाँ बुनियादी ढांचे, स्टाफ और प्रशिक्षण की बहुत कमी है। न्यायपालिका के आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता। भारत की न्यायपालिका ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, लेकिन आलोचना से बचना स्वस्थ लोकतंत्र को कमजोर करता है, ठीक। न्यायपालिका को अपनी आलोचना को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। न्यायिक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2018, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों ने सीजीआई के विरुद्ध प्रेस में जाकर अपनी बात रखी, यह एक ऐतिहासिक और चेतावनी भरी घटना थी। कंक्लूजन पर देखें तो देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को केवल संरक्षित करना ही पर्याप्त नहीं है, उससे जवाबदेही, पारदर्शिता और जनता के विश्वास से भी जोड़ना जरूरी है। यह तभी संभव है जब न्यायपालिका स्वयं सुधारों के लिए तैयार हो और राज्य उसे पूर्ण सहयोग दे। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, जनहित और वर्तमान में जो भूमिका है, ठीक है। देखिए, न्यायपालिका और लोकतंत्र का परस्पर संबंध। लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र हो।
कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर नियंत्रण रखने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कौन सा है? न्यायपालिका ही है। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की रीढ़, संसदीय बहुमत के दुरुपयोग को रोकना और संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, चेक्स एंड बैलेंस की भूमिका। ऐतिहासिक निर्णय जिससे लोकतंत्र को बल मिला तो कौन से हैं? गोलकनाथ केस 1967 का, और संसद मौलिक अधिकार नहीं हटा सकती। केशवानंद भारती में कहा गया कि जो 1973 का है, संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता। और मेनका गांधी केस में कहा गया जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या की गई इस केस में। दूसरा, जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। परिभाषा और उद्देश्य देखिए, जनहित याचिका एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी नागरिक या संगठन किसी सार्वजनिक हित के मुद्दे पर न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। ठीक है। और जनहित याचिका की शुरुआत 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए उसे अपनाया। जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्ण अय्यर इसके प्रमुख समर्थक रहे। प्रमुख जनहित याचिकाएं, हुसैन आरा खातून केस में 1979 का है, गरीब कैदियों के अधिकार के बारे में बात की गई। MC मेहता केस से पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। विशाखा केस 1997 का है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम। PIL की आलोचना, कुछ मामलों में PIL का दुरुपयोग निजी स्वार्थ के लिए किया गया। न्यायालय ने भी PIL वर्सेस परस्यूडो इंटरेस्ट लिटिगेशन का अंतर बताया। मीडिया और न्यायपालिका की जो मीडिया और न्यायपालिका का रिलेशन। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया न्यायिक कार्यवाहियों को जनता तक पहुंचाता है, लेकिन मीडिया ट्रायल कभी कभी न्याय को प्रभावित कर देता है। ठीक है। अब बात करते हैं न्यायपालिका पर मीडिया का प्रभाव क्या पड़ता है। मीडिया ट्रायल से पूर्वाग्रह पैदा होता है, न्यायाधीशों पर दबाव और फैसलों को प्रभावित करने की आशंका रहती है। सुप्रीम कोर्ट की इस पर क्या टिप्पणी है? सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन वर्सेस SEBI 2012 का है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने के लिए मीडिया को संयम बरतना चाहिए। ठीक। लाइव स्ट्रीमिंग का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कुछ संवैधानिक बेंच मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की, जिससे न्यायिक पारदर्शिता बढ़ी। ठीक है। वर्तमान समय में न्यायपालिका की भूमिका की बात करें तो सामाजिक न्याय का संवाहक, हाशिए पर मौजूद वर्गों, दलित महिलाएं, गरीब आदिवासी को न्याय प्रदान करने में न्यायपालिका की अहम भूमिका रही है। महामारी के दौरान भूमिका, कोविड-19 में देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान, सोमोटो कॉग्निजेंस लेकर कई मामलों की सुनवाई की। ऑक्सीजन संकट, मजदूरों की स्थिति, वैक्सीनेशन में पारदर्शिता आदि पर महत्वपूर्ण निर्णय दिए। डिजिटल न्याय प्रणाली का विकास हुआ। ई-कोर्ट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन फाइलिंग, तकनीकी सुधारों के माध्यम से न्यायपालिका ने स्वयं को वर्तमान युग में अनुकूल बनाया। और देखिए वर्तमान संरक्षण में न्यायपालिका, MC मेहता केस, गंगा पॉल्यूशन केस, एरी जंगल संरक्षण केस, अदालतें पर्यावरण के मुद्दे पर निर्णय देती रही। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भविष्य की दिशा। ठीक है। जन विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी। न्यायपालिका का सबसे बड़ा बल जनता का विश्वास है। यदि न्यायपालिका पर लोगों को भरोसा न रहे तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के साथ सामंजस्य, AI और मशीन लर्निंग का प्रयोग न्यायिक प्रक्रियाओं को और भी कुशल बना सकता है। ठीक। न्याय में मानवीय दृष्टिकोण, न्याय केवल कानून नहीं बल्कि करुणा और संवेदना से भी जुड़ा है। अब इसके कंक्लूजन पर पहुंचे तो देखिए क्या है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता केवल न्यायाधीशों की नियुक्ति या वेतन तक सीमित नहीं है। यह एक जीवंत संस्था है जो जनता, कानून, समाज और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखती है। PIL, पारदर्शिता, मीडिया से रिश्ते और लोकतंत्र की रक्षा, ये सब मिलकर न्यायपालिका को सशक्त और प्रासंगिक बनाते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्कर्ष, समकालीन चुनौतियाँ, समाधान और सारांश। देखिए समकालीन संदर्भ में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करें तो देखिए भारत की वर्तमान न्यायिक स्थिति, न्यायपालिका अभी भी जनहित से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय है, लेकिन कुछ मामलों में न्याय में देरी, पारदर्शिता की कमी और नियुक्ति पर विवाद जैसे मुद्दे उठते हैं। हाल की घटनाएं जो स्वतंत्र और प्रशंसनीय बन गई, कोलिजियम सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा रोके जाने की घटनाएं, जज लोया की मौत, प्रेस कॉन्फ्रेंस 2018, न्यायपालिका के भीतर और मतभेदों की झलक, न्यायिक आदेशों का अनुपालना में हीला हवाली, कई बार न्यायपालिका द्वारा न्यायिक आदेशों का पालन नहीं किया गया, जिससे न्यायपालिका की प्रभावशीलता पर असर पड़ा। सुधार के संभावित उपाय क्या हो सकते हैं? नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार किया जाए, कोलिजियम प्रणाली को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाई जाए, और नागरिक समाज और विशेषज्ञों की सीमित भागीदारी विचारणीय हो सकती है। न्यायिक जवाबदेही कानून, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एक्ट को पुनः लाकर पारदर्शिता और आचरण की निगरानी सुनिश्चित की जाए। न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुदृढ़ीकरण,
कोर्ट रूम्स, डिजिटल फाइलिंग, स्टाफ, पुस्तकालय, रिसर्च असिस्टेंट की व्याख्या में सुधार, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, लॉ कमीशन की सिफारिशों को लागू कर जजों की संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है। अदालतों में लोक अदालतों और वैकल्पिक विवाद समाधान का विस्तार, केस लोड कम करने के लिए एडीआर और फास्ट ट्रैक कोर्ट का दायरा बढ़ाया जाए। न्यायिक स्वतंत्रता का वैश्विक परिप्रेक्ष्य, अमेरिका देखिए, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, पर सीनेट की मंजूरी आवश्यक, कार्यपालिका पर नियंत्रण, मीडिया और जनता की निगरानी अधिक प्रभावी। इंग्लैंड में पूर्व न्यायिक स्वतंत्रता लेकिन जवाबदेही के लिए जुडिशल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस ऑफिस जैसे संस्थाएं कार्यरत हैं। भारत की स्थिति की बात करें तो देखिए, संविधान में पर्याप्त प्रावधान हैं लेकिन व्यवहारिक स्तर पर चुनौतियां हैं। इसका समरी ऑफ की लर्निंग्स को देखते हैं तो इसका कंक्लूजन में देखें तो देखिए, भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को एक स्वतंत्र और सशक्त संस्था के रूप में स्थापित किया है। यह स्वतंत्रता केवल संवैधानिक शब्द नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही, पारदर्शिता का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। यदि न्यायपालिका स्वयं समय के साथ अपने भीतर सुधार की भावना अपनाए और कार्यपालिका तथा विधायिका उसके निर्णयों का ईमानदारी से पालन करें, तो यह संस्था आने वाले वर्षों में भारत को न्यायपूर्ण, समतामूलक और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने में मुख्य भूमिका निभा सकता है। आज हमने इस वीडियो में डिटेल में पढ़ा जुडिशरी इंडिपेंडेंस के बारे में।